का। लेकिन सबसे पहले मैं डिटेक्टिव साहब आपके पास आना चाहता हूं। सर, ये जो जिस तरीके के संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरीके के पहलू एक एक करके अब सामने आ रहे हैं, हालांकि अब पूछताछ हो नहीं रही है, लेकिन अब एक चैट का निकल करके सामने आना, वेल ट्रेन तरीके से जो है वहां पर पोखरा से उसे मालूम था एक प्लान के तहत भारत आना है, और उस बस मैनेजर से पहले ही टिकट्स को लेकर के बात की हुई थी, और उसे कहा गया कि पेमेंट जब कर दी जाएगी तो उसके बाद यही स्क्रीनशॉट सचिन से शेयर कर लें, क्योंकि सचिन को भी वही रूट मैप है, यही रूट मैप दोनों ने बनाया था, और उनको मालूम था कि उस रूट मैप के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वीजा की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वीजा की जरूरत पड़ती नहीं है। अब इसे आप कैसे देखते हैं जब इन परिस्थितियों में सीमा ये कहती है कि उसे नागरिकता दे दी जाए, वो इनोसेंट है? देखिए, जहां तक नागरिकता की बात है, ये तो सरकार अपना फैसला करेगी आने वाले समय में। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब एटीएस की इन्वेस्टिगेशन या हमारी खुफिया एजेंसी की जांच पड़ताल में कुछ भी इसके खिलाफ ऐसा नहीं मिल पा रहा जिसे हम कंक्रीट एविडेंस कह सकें, तो उसकी बहुत सारी खरी वजह है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं इस बात पर कि कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा, हम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। वजह यह है कि उसमें जो आखिरी स्टेप होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक जासूस किसी देश में अगर जाता है, वहां पे अपनी कहते हैं सोर्सेज बनाता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, फिर अपने हैंडलर्स को देता है, ये वाला वक्त तो आया ही नहीं। क्योंकि वो 14 मई को हमारे देश में आती है, वे तरीके से 4 जुलाई को पकड़ी जाती है। इस बीच में 2 महीने का समय होता है। 2 महीने में किसी को ये नहीं पता होता कि ये कोई पाकिस्तानी महिला है जो हमारे देश में अवैध तरीके से आई है। ये तो तब पता चलता है, ये खुलासा तब होता है जब उनको पुलिस पकड़ती है। उसके बाद ये पता चलता है कि इनके पास जो पासपोर्ट है, इनके पास मोबाइल्स हैं, सिम्स हैं, ये सारी रिकवरीज होती है। हमें ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन एटीएस कितनी भी कर ले, कोई कंप्लीट एविडेंस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कंप्लीट एविडेंस मिलेगा ही तब जब आपने अपना आखिरी फेज, जिसे हम ये कहते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, क्योंकि आप अवैध तरीके से आ गए, आपका पहला फेज था, आपने एंट्री कर ली वैलिड तरीके से, कोई आपके पास कहते हैं ऐसा तरीका नहीं था कि आप कहते हैं पासपोर्ट के थ्रू और वीजा के थ्रू आई। नंबर 2, आपने वहां पे जहां आपने जाना था वहां पे आपने अपने रास्ते बनाए, आपने लोगों के अंदर दिलों में जगह बनाई, आपने वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश किया, वहां के रीति रिवाज अपनाए, ये भी आपने बहुत खूबी कर लिया। लेकिन जो बार मेरा कहना कि जो इंफॉर्मेशन गैदर करने का समय, जो आपके सोर्सेज बनाने का समय, जिसमें 2-4 महीने नहीं सालों लग जाते हैं, वो वक्त तो आया ही नहीं। जब वो वक्त नहीं आया, उससे पहले वो एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज होने की वजह से आज वो ये कहती है कि मैं प्यार की मारी हूं। उन्होंने कभी पहले नहीं कहा कि मैं प्यार की मारी हूं। हमें प्यार की मारी वाला शब्द समझना होगा, क्योंकि इसी से उनको सिंपैथी भी मिल रही है, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। जो स्त्री अपने देश को धोखा देती हो, जो लेडी 2 बच्चे, जब उसके सीमा की शादी से पहले जो गुलाम हैदर थे, वो 2 बच्चों के पिता शादीशुदा थे, और उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ा इस सीमा हैदर के पीछे, और सीमा हैदर से शादी कर ली, और अच्छे जीवन के लिए इनके दुबई चले गए, वहां से इनको 70-80 हजार रुपए भेजते रहे। ऐसे पति के पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी को बेचकर सचिन से 2 साल की मोहब्बत में वो हमारे देश आ गई। अगर हम मान भी ले कि वो बहुत सच में प्यार करती हैं सचिन मीना से, हम ये मान ले चलते हैं चलिए कि सचिन मीना से बहुत प्यार करती हैं, तो प्यार को तो परवान नेपाल में भी चढ़ा सकती थी, नेपाल में भी रह सकती थी, नेपाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो हमारे देश इंडिया में ही क्यों आई? क्या यहाँ पे सचिन के जहाज चल रहे थे? कोई बिजनेस था क्या सचिन का? यहाँ पे कोई ट्रक चल रहे थे सचिन के? सचिन के पास ऐसा क्या था फाइनेंशियल स्टेटस, या ऐसा क्या बैकग्राउंड था? पॉइंट है सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ठीक है, क्योंकि उसके पास तो वीजा था, वो नेपाल में रह सकती थी, और बाकायदा जो है वहां पर शादी कर सकती थी, और जो बाकायदा जो है वो सचिन, क्योंकि भारतीय तो नेपाल में जा ही सकते हैं और बिना वीजा के भी जा सकते हैं, उनकी तो एंट्री हो ही सकती है। ये पॉइंट है, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं एक तरफ वो सीमा इलीगल एंट्री से जो है पाकिस्तान से आ गई और यहाँ पर रहने लगी, ये तो बाय चांस पता लग गया कि उसका पाकिस्तान प्रमाण पत्र है, वरना तो वो घर वाले चले भी गए थे वो बनवाने के लिए। आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड भी बन जाता, फिर तो नागरिकता कभी पता ही नहीं लगती, और वो हिंदी बोलती और पता लगता है वो तो इंडियन ही। नंबर 2, एक अंजू जो है वीजा लेकर के वहां पर चलेगी, और वहां का मीडिया, ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूं जो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही है, वहां का मीडिया जो है लगातार उसको जो है वो दूसरी सीमा तमाम चीजें ऐसी कह रहा है, लेकिन वो वीजा पे गई है, खैबर पख्तूनवा तक पहुंच जाती है सर वीजा लेकर के आसानी से। क्या इतना आसान है? क्यों? देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं कि जो अंजू ने रास्ता अपनाया है वो एक कहते हैं लीगल रास्ता था, सीमा ने जो अपनाया वो एक कहते हैं इलीगल रास्ता था। मोदी जी का भारत, नया भारत, आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, क्या ये हम सिर्फ बातें करेंगे या हम कोई कार्रवाई करेंगे?
क्योंकि देश की सुरक्षा से जब भी जुड़ा कोई मामला होगा तो हमें दिमाग से सोचना होगा, ना कि दिल से सोचना होगा। जैसा कि सीमा हेलन ने कहा अपने बचाव में कि मैंने वीजा अप्लाई किया था, इंडियन वीजा अप्लाई किया था 2 बार और दोनों बार रिजेक्ट हो गया। ये अपने आप में बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पता चल जाए कि उन्होंने कोई वीजा अप्लाई किया था या नहीं किया था, तो उससे काफी सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे कि वो स्पाई हो सकती है या नहीं। खाली एक इस पॉइंट से कि वो झूठी है या सच्ची है, हम 100% को फिर भी क्लीन चिट नहीं दे पाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने कुछ ना किया हो, उसके बावजूद भी एक ऐसा अपराध तो किया है जो कि 120B 14 फॉरेन एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग 2 से 6-7 साल की सजा होती है। तो हम अपने देश की तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, आतंकवादियों को? क्योंकि अगर हम सॉलिड मैसेज नहीं देते हैं तो फिर हम जीरो टॉलरेंस की बात कैसे करते हैं? मुझे हैरानगी होती है कि हमें जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए कड़ा मैसेज तो देना चाहिए। क्या हम एक ऐसी लेडी जो पकड़ी गई हो और जब पकड़ी जाती है तब वो अपने बच्चों का कवर लेती है? आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चों का कवर लिया ये सिंपैथी कार्ड था, जिनका जो सिंपैथी कार्ड चला, जिस एक्ट के अंदर वो पकड़ी गई है उस एक्ट के अंदर हमारे देश के अंदर आज भी 20-25 लोग जेल के अंदर हैं जिनको 3-3, 6-6 महीने से जमानत नहीं मिली। और ऐसे में उनको हमने सिर्फ 2 दिन में जमानत दी है। ये जो 2 दिन में जमानत दी है और लोगों को महीनों से जमानत नहीं मिली और सेम एक्ट, उसकी वजह क्या है?